नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अरिविहान पर। अरिविहान लेके आया है आपके लिए एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा लेक्चर जहां पर आपको जो 28 नंबर के क्वेश्चन है उनमें दिक्कत आती थी, वो अब नहीं आएगी। क्योंकि आपको वो जो 28 नंबर के क्वेश्चन थे, चैप्टर वाइज हम अलग अलग प्रकार से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिनसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना और बहुत ही ईमानदारी से इस लेक्चर को फॉलो करना, ताकि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें आपको आसानी से वो 28 नंबर मिल पाए, जिनमें हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जबकि ये 28 नंबर हमारे फ्री के होते हैं, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन इन 28 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहला चैप्टर जैसा कि हमारे पास है सॉल्यूशंस, उसके क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्यूशन का, जो कि 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज सरफेस टेंशन। क्या सरफेस टेंशन एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। विस्कोसिटी? नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर? हो सकती है। ऑप्टिकल सॉल्यूशन? ऑप्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा यहाँ पर? ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से एक हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इजीली आपको अगर याद था कि भाई हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो आप इसको फट से आंसर लगा सकते थे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है, सॉल्व करवाएगा ये। 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व। 5 ग्राम NaOH। सबसे पहले देखो, अगर हमें गिवन मास NaOH का कितना दिया है, 5 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, तो हमको यहाँ पर NaOH मास भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने हमसे मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन पूछी हुई है। ठीक है, जो कि डिजॉल्व है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में? 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में dissolve। और हमसे पूछा हुआ है बेटा मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होती है आपको पता ही होगा। मोलरिटी अगर हमको निकालना है, जिसको कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, तो कैसे निकालोगे सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है मोलरिटी। बहुत बढ़िया। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात की है, तो सॉल्यूट के मोल्स निकालना है। गिवन मास हमें दिया हुआ है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास से हम इसको डिवाइड कर देंगे। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे सर? Na का एटॉमिक मास कितना होगा? 23। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का कितना होगा बेटा? 1। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 23 24। 24 और 6 कितने हो गए बेटा? 24 और 6 30 और 10 कितने हो गए? 40। ऐसे भी देख सकते हैं 1 7 और ये 0 1 इधर कैरी हो गई, तो ये 4 हो गया। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया सर? 40 हो गया यहाँ पर, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 1/8। कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/8 मोल। ठीक है, इनवर्स ऊपर लेगा। तो ये क्या आ गया हमारे? मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ गया। इसको हमने पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमारे पास हमको वॉल्यूम से इसको भी डिवाइड करना है, तो हमें टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। जितना इजी कैलकुलेशन कर सको उतना इजी किया करो। ठीक है, यहाँ पर हमने 1/8 लेके आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की बात की है, तो ये हमारा वॉल्यूम किस में दिया हुआ है? 250 ml। ml में दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या करें? ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1000 से डिवाइड किया, ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये हमारा 1/8 यहाँ हो जाएगा। ये 100 ऊपर चले गए, अपॉन 25 हो गया, ये गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे हमारा ये 2 आ गया, मतलब 1/2 हाफ, मतलब कि 0.5 मोलार हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। मोलरिटी हमारी निकल के आ गई किसकी? 5 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, जो कि डिसॉल्व था 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर कौन सा लगाओगे बेटा? ए वाला यहाँ पर लगा दो, 0.5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? इतने इजी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पर हमसे अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोलरिटी ऑफ H2SO4, मोलरिटी ऑफ H2SO4 कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4। अगर हम देखें मोलरिटी ऑफ H2SO4 जो कि कंटेन करा हुआ है 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 2 लीटर वाटर इज,
यहाँ पर 2 लीटर का पानी है जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व किए हुए, और हमसे इसने क्लियरली क्या पूछा है, मोलारिटी। और अगर मोलारिटी हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेम अभी हमने देखा, मोलारिटी हमको अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे, पक्का, बढ़िया। और अगर हमको मोल्स निकालने हैं किसके, H2SO4 के, तो H2SO4 का अगर हमको मोल्स निकालने हैं तो क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। H का हो जाएगा 1 × 2, सल्फर का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, वेरी गुड। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने एक चीज गलती कर दी, देखो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या गलती कर दी अपन ने बेटा, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ले लिया, लेकिन हमें क्या लेना था, एटॉमिक मास लेना था। तो एटॉमिक मास कितना होगा 16 होगा सर, एटॉमिक मास कितना होगा 16। ये गलतियां क्यों कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि आप ये चीजें पकड़ पा रहे हो। फटाफट इन सब चीजों को क्विकली अपन को पकड़ के चलना है। भैया यहाँ पर तो सर ने यार ये 32 सोचने में आना चाहिए ना हमारे बार बार, ठीक है। जैसे यहाँ 16 है, इसका कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 30, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर के। वहीं पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 1 × 2 हाइड्रोजन का तो सेम रहता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो अब कितना हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारे पास 32, और ये 16 × 4, तो 6 4 24 का 4 और 2 कैरी और 6, ये कितना हो जाएगा 64 हो गया हमारे पास। बहुत बढ़िया, ये कितने होगा टोटल हमारे पास 8 और 9, 98। ठीक, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया नीचे 10, ये 98 से गया, तो ये हमारे पास हो गया 2 × 10, मतलब कि 0.5 अपॉन 10, मतलब 0.05 हमारे पास मोलार सॉल्यूशन हो गया। आंसर कौन सा लगाओगे, बी वाला यहाँ पर लगाओ। ठीक है, यहाँ तक समझे, बढ़िया समझ में आया क्वेश्चन। जैसे पहले किया था वही का वही फॉर्मूला लगाना था, वैसा ही का वैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम हमको इसको चेंज करना। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन क्यों रखे हैं बेटा, क्योंकि ये इनकी आने की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन के पास 1 मोल ऑफ वाटर है और 4 मोल ऑफ इथेनॉल है। क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल ऑफ इथेनॉल। ठीक, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इन सॉल्यूशन विल बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और इथेनॉल पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सर, मोल फ्रैक्शन अगर हमको निकालना है, मोल फ्रैक्शन अगर हमको किसी का भी निकालना है, जैसे अगर हमको मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिकली मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यही होता है। तो n मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल कर लेंगे, सॉल्यूशन तो एक ही हमारे पास। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, अगर वाटर का कितने दिए हुए हैं, 1 मोल दिया हुआ है, अपॉन टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, तो 1/5 मतलब कि कितना हो गया बेटा 0.2 मोल्स, कितने हो जाएंगे बेटा 0.2 मोल। मोल फ्रैक्शन कितने जाएंगे वाटर के यहाँ पर 0.2। वैसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका बेटा, इथेनॉल का। किसका निकालना है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो। ये कितने हो जाएंगे सर, 4 मोल्स अगर हमारे इथेनॉल के हैं तो 4 / 5 कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बेटा 0.8। कितना हो जाएगा 0.8। मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के 0.8, मोल फ्रैक्शन वाटर के 0.2। यहाँ पर कौन सा दिख रहा है 0.2 वाटर के और 0.2 इथेनॉल के, पहला ही ऑप्शन एकदम सही। अब देखो ये वाला हमको निकालने की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा चीज हम आपको यहीं पर बता देते हैं। ये वाले मोल फ्रैक्शन हमको निकालने की कोई आवश्यकता, हमको एक चीज पता है, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है। इसको अगर आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे अगर हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया था 0.2 और मोल फ्रैक्शन हमको इथेनॉल का निकालना था, तो इसको जस्ट 1 से हमको क्या करना है, सेपरेट कर देना। ये वाली चीज बताई थी ना, इस तरीके से अपन को कर लेना है।
कितना जाएगा 0.8 हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया इथेनॉल। देखो आया, सेम आया कि नहीं आया? इस तरीके से इजीली हम निकाल सकते हैं। ये ए ऑप्शन अपन बहुत आसानी से निकाल पाए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हुए अपन अब आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। किस तरीके कौन से क्वेश्चन है ये? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। हमको यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, इनमें हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है? अभी हमने जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे थे, जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे, उसमें यही तो लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और वो किसका फॉर्मूला लिख रहे थे बेटा? मोलारिटी का। किसका लिख रहे थे? मोलारिटी का। तो ये क्या हो जाएगा? मोलारिटी हो जाएगी। अगली बात कह रहा है मोलारिटी ऑफ वाटर इज। मोलारिटी ऑफ वाटर इज अगर आपको याद रखना है तो एक चीज याद होगी आपको कि 1 kg ऑफ वाटर में 1 kg ऑफ वाटर में जो वाटर के मोल्स होते थे वो कितने होते थे बेटा? अप्रोक्सीमेटली 55.55, या फिर इसको एग्जैक्ट अगर लेके चलो तो 55.56 लेके चलते हैं। ठीक है, 55 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, इतने मोल्स होते हैं। ठीक है, 55.56 एक 1 kg ऑफ वाटर। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा वाटर है 1 किलो। अगर हम 1 kg में हम वाटर के मोल्स की बात करें तो कितने हैं? 5.55 5.56 55.56, गलत बोल रहे हैं हम, 55.56 मोल्स। तो यहाँ पर हमारी जो मोलारिटी है वो कितनी निकल के आ गई बेटा? 55.56। ठीक है, आया समझ में? और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा यूनिट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस आर। नेगेटिव डेविएशन आर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, जो भी रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। याद करने वाली चीज, जो भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहेगा। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनका बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा। क्या रहेगा? लो रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो फिर इसी बात पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय डैश लॉ। अगर सॉल्युबिलिटी गैस की निकालनी थी किसी लिक्विड में, तो वो कौन सा एक लॉ था जिसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा था? सर हेनरीज लॉ। कौन थे? हेनरी भैया, जो एक साइंटिस्ट थे, उनने एक लॉ दिया था जिससे हम किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं लिक्विड में। ठीक है, समझ में आया? ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, लॉ हमको याद रखना है। हमने क्यों बार बार बोला था कि भैया जी हेनरी जो लॉ है ये कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तरीके से आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समझ में आया? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड अगर हमें डिटरमाइन करनी है तो कैसे करेंगे? हेनरीज लॉ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमसे बोल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या ये एकदम सही बात है? अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो क्या ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट? जी हाँ, एकदम सही जवाब। सारी की सारी, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो वो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, हम बहुत छोटी सी चीज बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक टर्म लिखी हुई है एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट दिया, तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? डेल टीवी। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी इनटू एम अगर हम बात करें। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोलालिटी काय पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना? तो सॉल्यूट के नेचर पे हमारा क्या डिपेंड करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगली अगर आप बात करोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल गलत बात है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगली बात करें, मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट हैज अ यूनिट केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या ये सही बात है? इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये याद होना चाहिए आपको। इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या है बेटा? डेल टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केवी क्या है हमारा? मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्या है हमारा? मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर डेल टीवी मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? टीवी मतलब टी तो हमारा क्या है? टेम्परेचर ही है।
इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन में लेंगे हम इसको, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होगी केल्विन में। केवी की हमें क्या निकालना है, यूनिट बनानी है, केवी अपॉन मोलालिटी, मोलालिटी क्या में होगा बेटा, मोल्स अपॉन केजी, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये ऊपर चला जाएगा, इसको सिंपल भाषा में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, केल्विन केजी ऊपर चला गया, केल्विन केजी मोल, केल्विन केजी मोल, यही के ये यूनिट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, एकदम सही, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे पूछ रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एकदम सही बात कह रहा है भैया, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मोलालिटी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा, मोलालिटी के, डेल टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये याद रखने वाली चीजें हैं, सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो हमने पढ़ाए थे आपको, इनको याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली, बहुत देखते से ही आप बना सकते हो। स्टेटमेंट क्या है बेटा, ये भी ठीक है, ट्रू फॉल्स समझ में आएगी नहीं आया बेटा, बढ़िया। अब देखो, अब हम अगला देखेंगे वन वर्ड क्वेश्चन, एक शब्द में हमको आंसर देना है इन क्वेश्चंस में, मगर सॉल्यूशन चैप्टर में हम वन वर्ड क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन, बहुत कम मतलब कि ना के बराबर चांसेस और नहीं आते सॉल्यूशन चैप्टर से वन वर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, हमने ट्रू फॉल्स पढ़े, हमने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या देखने वाले हैं बेटा, अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमसे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट बतानी है, ऑप्शन दिए हैं, ए ओम इनवर्स, बी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमसे पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखने वाली चीज है। बी ऑप्शन यहाँ पर आ जाए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका निकल के आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये यूनिट वाले क्वेश्चन तो आपको याद रख के चलना है कि भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट पूछी है, फॉर्मूला याद रखो, फटाक से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, आया समझ में, बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। अगर आपसे यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है किसकी बेटा, सेल कांस्टेंट की, सेल कांस्टेंट तो आपको पता है क्या होता है, सेल कांस्टेंट तो सर LYA होता है, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ की यूनिट होगी सर मीटर और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर से मीटर गया तो मीटर इनवर्स आनी चाहिए, यहाँ काय में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, तो आंसर कौन सा आएगा, ए वाला। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, ठीक है बेटा, आया समझ में, बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट क्या होता है ये बता दो, बहुत आसान, अभी हमने देखा सेल कांस्टेंट क्या होता है, LYA, यहाँ पर क्या लगा देंगे, बी ऑप्शन, LYA एकदम सही आंसर, ठीक है, समझ में आया, बढ़िया। अब देखो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। अगर आपसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, तो ये तो जीरो वैल्यू रखता है, जीरो पोटेंशियल रखता है, कितना वैल्यू रखता है पोटेंशियल डिफरेंस की, जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखता है, जीरो रखता है, ठीक है। चलो अभी अगला देखते हैं अपन, अगला क्या रहा है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, वैरायटी देखो आप कितनी कवर हो, ठीक है, क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है, वैरायटी कवर होती है हर चैप्टर की। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर ली, सेल कांस्टेंट के बारे में बात कर ली, अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन पे आते हैं, और प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन तो आपको पता ही होगा ना, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे में जंग लग जाना, किसके कारण, लोहे पे अगर आप पानी गिर जाएगा, ठीक है, पानी वानी लग गया तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें उसका कलर चेंज होने लगता है, उसी को बोलते हैं हम जंग लग जाना, ठीक है, इसी को बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, और इस प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है, आयरन जब पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, समझे, समझे कि नहीं, चलो अब अगला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड,
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है सर? कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये होता है 1/r। यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे बेटा? कंडक्टेंस। क्या आंसर लगाओगे यहाँ पर? कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? अगला कह रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू, 1 फैराडे आपको पता है ना कितना होता है सर? याद है 196,500 कूलम। 9 यहाँ लिख देते 96500 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू रखोगे तो भी चल जाएगी। ठीक है, 495 के आसपास होती है, बट आप ये वाली वैल्यू रखोगे 96500 तो भी आपको बराबर नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट ऑफ, सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट काय की है? अभी देखा था सेल कांस्टेंट की, किसकी है? सेल कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटेबल क्वेश्चन है, पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। क्या है? सेल कांस्टेंट। ठीक है, आया समझ में? अगला बोल रहा है द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, अगर हमसे यहाँ पर पोटेंशियल वैल्यू पूछ रहा है किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो वो कितनी होगी? अभी देखी है सर, 0 वोल्ट। कितनी होगी? 0 वोल्ट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हमको वैल्यू पता करनी है होगी 0, क्योंकि ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डैश कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। तो भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है, जो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, क्योंकि हम जब डाइल्यूट करते हैं आयंस को तो उनका आयंस का जो डाइल्यूशन है पर मोल डिक्रीज होने लगता है। आयंस का डाइल्यूशन पर मोल क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। ठीक है, अगली बात करें ड्राई सेल कैथोड इज, ड्राई सेल में कैथोड कौन होता है? कैथोड कार्बन रॉड होती है। ड्राई सेल में अगर हम बात करेंगे तो कैथोड कौन होती है? कार्बन रॉड। सब याद रखने वाली चीजें हैं, कौन होती है? कार्बन रॉड होती है। कौन होती है बेटा? कार्बन रॉड होती है। अगली बात करें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इन मेटेलिक कंडक्टेंस डैश प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड। मेटेलिक कंडक्टेंस में कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज्ड है? यहाँ पर आप आंसर बताओगे कि भैया जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड इन मेटेलिक कंडक्टेंस। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। आंसर लिख के आओगे केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड इन ड्यूरिंग मेटेलिक कंडक्टेंस, ड्यूरिंग मेटेलिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब हम देखेंगे बेटा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड इलेक्ट्रोड। क्या ये बात एकदम सही है? जी हाँ, ऑक्सीडेशन एनोड के इलेक्ट्रोड पर ही होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर हमने आपको कई बार बताया है कि अगर हम ई ऑफ सेल निकालते थे, इस टाइम हम आपको काफी बार बताते थे ई ऑफ सेल अगर आपको निकालना है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हम बताते थे। जब हम आपको बोलते थे रिएक्शन लिखते थे तो निकलवाते थे हम, भैया कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड इलेक्ट्रोड, तो ये क्या है? एकदम सही है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, पोटेंशियल वैल्यू पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है आपसे अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो वो कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1 वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? गलत स्टेटमेंट है। अगला कह रहा है नर्स्ट इक्वेशन शोज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला जो स्टेटमेंट है काफी बड़ा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये कह रहा है जो नर्स्ट इक्वेशन है वो हमें दिखाती है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर अगर हमको नर्स्ट इक्वेशन की बात करनी है तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। क्यू क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम पावर्स होती है। यहाँ पर हम ये हमारी क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन से दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों इसको इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को। तो ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एकदम सही। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज। सेकेंडरी सेल को रिचार्ज किया जा सकता है या नहीं? भैया सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम ही रिचार्जेबल सेल, सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम ही रिचार्जेबल सेल है।
और इसका अगर आपको यूज देखना है तो सेकेंडरी सेल जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनती है उनमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, वो सेकेंडरी सेल ही होते हैं। क्या होते हैं वो? सेकेंडरी सेल, जिनको आप यूज करते हो बार बार चार्ज कर करके। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अगला कह रहा है ग्रेनिश ब्लू कलरिंग ऑफ कॉपर यूटेंसिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। हाँ, कॉपर जो होता है, कॉपर पे जो हमारा कोरोजन होता है वो हमारा ग्रेनिश ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? हल्का सा हरा हरा सा कलर दिखेगा आपको। कभी सिक्के पे आपने कोरोजन होते हुए देखोगे, सिक्के पे अगर आप कोरोजन देखोगे तो वो हल्का सा ग्रीन से कलर का, हल्का सा ग्रीन और ब्लू कलर के बीच में कुछ कलर होता है। आयरन से बहुत अलग तरीके से उसमें कोरोजन होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी एकदम सही। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। समझ में आया? ट्रू फॉल्स आपको समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपसे ट्रू फॉल्स में, और आपको समझ के फटाफट इनके आंसर देने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बेटा वन वर्ड क्वेश्चन। अब वन वर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज कोटिंग ऑफ लेयर ऑन जिंक ऑन आयरन स्टील। ठीक है, इसका अपन को आंसर देना है और इसको बोलेंगे बेटा हम गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि देखो जब हम आयरन शीट की बात करें, इसको अगर हमको प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से तो हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है बेटा गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? क्या नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को? गैल्वेनाइजेशन नाम दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो बेटा ये कितना होता है? ये आप सीधा लिख के आना 1000 या फिर ऐसे लिखो कप्पा, कप्पा याद रखने वाली चीजें हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन। ठीक है, यूनिट भी साथ में लिख देना ताकि अच्छा रहेगा। ये ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, मोलार है तो मोल। ठीक, वहीं पे अगर हमसे पूछ रहा है राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात की है तो ये मोल इनवर्स की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएंगे और बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। ये ओम इनवर्स यूनिट की बात कर रहा है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन सॉल्ट। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? अगर कौन सा कैसा पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है किसके बीच में? मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच में। ये तो बहुत सिंपल है। पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस होता है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह हम निकालते हैं, वही चीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर हमारा प्रोड्यूस। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? वन वर्ड आंसर हमको कैसे लिखना है, एक एक सबके आंसर पूछे जाएंगे, इनको अपन को इस तरीके से लिखना। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो गई। अब हम देखेंगे बेटा, इसकी बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स बहुत बढ़िया चैप्टर है और इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बहुत आसानी से लगाकर आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आपसे पूछी तो सबसे पहले तो आप याद करो कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास था रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला कि भैया जो हमारे पास, अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम या फिर टोटल टाइम टेकन। ये क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अब इसके हिसाब से हम यूनिट लिख देते हैं। तो ये क्या है? हमारा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। और टाइम है, टाइम मतलब कि सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही था। ठीक है, समझ में आया? इतना बढ़िया। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसमें पूछ रहा है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ये पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी मतलब कि यूनिटरी, अगर हम यूनिटरी मेथड देखेंगे तो उसमें यूनिटरी रिएक्शन में, अच्छा यहाँ पे हम गलत बोल रहे हैं, यूनिटरी नहीं एलिमेंट्री जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ही हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन निकाल पाते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन में
जितने रिएक्टेंट मिलकर, जितने मॉलिक्यूल इंटरेक्ट होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है। अब मॉलिक्यूल जो मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, जीरो हो नहीं सकते और नेगेटिव वो हो नहीं सकते। तो ये तीन कंडीशन हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाती। तो यहाँ पर हमें जीरो दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। जीरो तो हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाता है। ठीक है, समझे? बढ़िया। अगला कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ रेट के ए की पावर 1/2 बी 3/2, मतलब रिएक्टेंट जो ए और बी है उनके ऊपर पावर कितने दिए हुए हैं, 1/2 और 3/2, और हमसे पूछा है बेटा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बता दो। क्या बता दो? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बता दो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते थे सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, एन से डिनोट करते थे, इन दोनों की पावर का हम सम कर लेंगे। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 4/2, जो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन, एकदम सही। 2 जो है हमारा क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, समझे? इतना समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड टू 75%, ठीक है, इन 32 मिनट्स, हाउ मच टाइम वुड हैव बीन रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन? किसी रिएक्शन को देखो, सबसे पहली चीज समझना है हमको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% कंप्लीट होने में, 75% कंप्लीट होने में 32 मिनट्स ले रहे हैं, लेकिन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी ये हमसे पूछा। इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको ये वाला फॉर्मूला याद है सर, कि जो हमारा के होता है, रेट कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है 2.303 अपॉन के अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे के 3.303 अपॉन टी कितना दिया हुआ है, गिवन है 32, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 100 रहेगा और 75% कंप्लीट हुई तो बचा कितना, 25 बचा सर। ठीक है, समझ में आया? तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास 4, ये मतलब कि हो गया 2.303 अपॉन 32, और ये आ जाएगा 2 बाहर लॉग ऑफ 2। ठीक है, इतना ही आ जाएगा, ये 2 से ये चला गया, ये हो गया 16। ठीक, वेरी गुड। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2.303 लॉग 2, और ये लॉग 2.303 और लॉग 2, ये आपको पता है कितना होता है, याद करो, देखो अभी याद आएगा। अगर हम लिखें टी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ लाइफ कितनी लिखते थे सर, 0.693 अपॉन के, इतनी ही लिखते थे। टी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की कितनी लिखते थे, 0.693 अपॉन के लिखते थे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें के की वैल्यू पता, अच्छा यहाँ से अब आपको याद आ गया होगा 0.693 कहाँ से आया था सर, यहीं से तो आया था, log 2 इंटू 2.303 जब हम करते हैं तो हमें यही वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि के की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, ये 16 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2.303 इंटू लॉग 2 यहाँ पे आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और 16 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हमें पता चल जाएगा टी हाफ लाइफ हमारी कितनी आ रही है बेटा, 16 मिनट आ रही है। कितनी आ रही है, 16 मिनट निकल के, कितनी निकल के आ रही है यहाँ से हमारी टी हाफ लाइफ, 16 मिनट्स निकल के। ठीक है, आया समझ में? इस तरीके के क्वेश्चन को अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बहुत इजी है, लेकिन इसको छोड़कर हमें नहीं आना। ठीक है, बढ़िया। अगला क्या रहा है, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और के की वैल्यू उसमें हमें दी हुई है। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पूछी है, के की वैल्यू दी हुई है। अब भी सर हमने फॉर्मूला देखा था कि हमारा जो टी हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है बेटा, वो होती है 0.693 अपॉन के होती है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 0.693 डिवाइड बाय के कर देते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक भी बता देंगे कि इन तरीके के क्वेश्चन में इतना सारा कैलकुलेशन हमें नहीं करना होता है। ठीक है, सेकंड इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट हमें नहीं देखना क्योंकि सब में सेकंड दिया हुआ है, टाइम सेकंड में ही आएगा, तो सेकंड हम यूनिट से तो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 10 टू द पावर -14 है, और इन सबको भी हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे 10 टू द पावर 3, यहाँ पर चला जाएगा 10 चला जाएगा, तो 1 चला गया, ये 2 बचे, तो ये बच गया 693 अपॉन 55। ठीक है, यहाँ पर बच गया, नीचे ऊपर चला गया हमारा ये 10 टू द पावर 14 हो गया ऊपर जाके, और ये 2 बचा था तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट सॉल्व कर लिया अभी, तो ये हमारे पास आ गया 693 डिवाइड बाय 55 इंटू 10 टू द पावर, ये हो गया हमारे पास 12। अब यहाँ पे आ जाओ फटाक से, अब यहाँ पर देखोगे 10 टू द पावर 6 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 10 टू द पावर 10 आसपास है, हो सकता है, मतलब, और 0 सेकंड ये तो कैंसिल हो गया, 0 सेकंड कोई आंसर होता है क्या? 0 सेकंड तो होगा नहीं। यहाँ पर 1.991 इंटू 10 टू द पावर 6 सेकंड्स, ये भी कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 6 इसका कैंसिलेशन करेंगे तो आसपास भी,
अब बात आई 10 टू द पावर 10 की। क्या तुम्हें लगता है 10 टू द पावर 10 होगा? देखो 55 से हम इसको कैंसिल करेंगे। चलो मान लेते हैं ये 700 होगा और ये हम मान लेते हैं 50 होगा। ठीक? तो अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा ये कितनी बार में जाएगा? 50 इंटू 2 टाइम्स मतलब 16 टाइम्स ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? एक जीरो और इधर आ जाएगा ऐड होके। तो ये ज्यादा से ज्यादा 13 होगा। कम तो होगा नहीं, एक जीरो बढ़ेगा ही यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 10 टू द पावर 13 आपका आंसर है। तो 1.26 कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन से खेलो। 1.26 इंटू 10 टू द पावर 13 सेकंड यहाँ पर आपने आंसर निकाला। ठीक है, बहुत इजी था, बढ़िया। अब देखो वही अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट निकालना है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, हम तो रेट कांस्टेंट पढ़ रहे हैं, अब वेलोसिटी कांस्टेंट कहां से आ गया? तो बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, दोनों एक जैसी चीज है। क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ अ रिएक्शन बोल लो या वेलोसिटी की बात कर ले, ठीक है, दोनों की यूनिट एकदम सेम रहती है ना, इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेट और वेलोसिटी क्या है, एक तरीके से स्पीड है ना। वो पूछना तो हमसे वही चाह रहा है ना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बोले या वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन, उसका कहने का मतलब ये है कि भैया आपकी रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, किस स्पीड से, किस गति से आपकी रिएक्शन चल रही है। इसके लिए अगर हमको ये निकालना है वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होगी? रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा? ए टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ए का कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जीरो। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, ठीक है, या फिर आप आर लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं। अब यहां से हमें पता चल गया बेटा कि हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? ये क्या हो जाएगा? ये तो सर हमारा कंसंट्रेशन हो गया, जो कि होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और हमारा यही क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? ये हमारा आंसर आ गया। वेलोसिटी कांस्टेंट बात कर लो या फिर रेट कांस्टेंट की बात कर लो, दोनों एक जैसी चीज। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इस तरीके से क्वेश्चन करते आना है हमको, ठीक है, रिलेट भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स देखते सही आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले पूछा है सेकंड इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है? तो क्या लगाओगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। कैसे लगाएंगे सर? देखो वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है, बट हम आपको यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं। फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि भैया अगर किसी की यूनिट दे दी है और हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा। बट फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि इतना बड़ा कोई टास्क है नहीं है कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन ये किसके बराबर हो जाएगी? के टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम कोई nth ऑर्डर रिएक्शन मान, ठीक है, मान ले रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये देखो बहुत इजी है, यहाँ पर हमारा, या फिर आप यहाँ पर एक ही जगह पे आर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर यूनिट क्या बनेगी? मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पर सेकंड इनवर्स, और ये जो हमारे क्या आएंगे, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है कि पावर एन, तो ये आ जाएगा हमारा मोल की पावर एन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पावर एन। तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल की पावर 1 माइनस एन लीटर इनवर्स और सेकंड। अच्छा, और हमारा यहाँ मोल इनवर्स, मोल की पावर एन और लीटर इनवर्स एन, यहाँ पर ये हमारा क्या बनेगा? लीटर भी चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन टर्म है, अकेला मोल थोड़ी चेंज होगा, ऊपर जाएगा माइनस एन हो जाएगा प्लस एन और सेकंड इनवर्स। तो ये जनरल चीज हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 सेकंड। ये इससे आप कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप क्या रख दो बेटा, अब आपको क्या निकालना है? सेकंड इनवर्स निकालना है, मतलब कि एन को जीरो, ये वाली टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ये वाली टर्म को भी हटाना पड़ेगा, ये वाली, इसका मतलब है एन को कितना रख दो बेटा? 1 रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा मोल, मोल यहाँ पे आ जाएगा हमारा मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ये सब जीरो होगा, ये आ गया हमारा सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या लिख दोगे यहाँ पे सर? यहाँ पर आंसर कितना लिख दोगे बेटा? यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया पहला वाला? बहुत बढ़िया। अगला बोल रहा है बेटा अरेनियस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अरेनियस इक्वेशन कैसे दिखती है? अब अरेनियस इक्वेशन लिखना है तो हम आपको बता देते हैं, ये होती है ए ई टू द पावर ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई, ठीक है, ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू
e to the power EMI RT। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन लिख दी हमने यहाँ पर। बड़ी अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड। भैया कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर किसी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अगला बोल रहा है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डैश टू द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कैसी थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। प्रोपोर्शनल थी किससे? रिएक्टेंट से। किससे प्रोपोर्शनल थी बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। यहां पर क्या लिखोगे? प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आया? ये अपन ट्रू फॉल्स का आंसर लगा सकते हैं। चलो बढ़िया, अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर देखते हैं रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ट्रू फॉल्स है। पहली चीज बोल रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अगर यहां पर हम लिखें, यहां पर हम लिखेंगे dr by dt। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है वो जीरो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही बता दिया। क्या बता दिया बेटा? एकदम सही स्टेटमेंट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एकदम सही जवाब। भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल रहे हो तो कभी भी, जैसे कि आपको जो रिएक्शन दी हुई है मान लो 2A + 3B, अब आपसे बोल दिया कंसंट्रेशन अपन ने रेट के टाइम लिखा। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये एकदम गलत है। ठीक है, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, ना कि रिएक्शन को बैलेंस करके उसके मोल्स को हम उसके ऊपर लिख के उसकी ऑर्डर बना सकते। ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही। अगला स्टेटमेंट दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको कैसे देखें सर? वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती थी। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। नहीं, देखो अगर बात आपकी आती है किस पे? अरेनियस इक्वेशन पे, तो आप कैसे लिखते हो? रेट कांस्टेंट a टू द पावर माइनस e a बाई RT। अब यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ले, काय पे डिपेंड करती है? रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है हमारे टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, e टू द पावर माइनस e a बाई RT की वैल्यू बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ाया। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही। बोलो समझ में आया? बढ़िया। अगली बात कर रहा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये भी एकदम सही बात है। अगर आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो कि है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चारों ट्रू फॉल्स आपको समझ में आए किस तरीके से करने हैं हमको। बढ़िया, अब अपन आगे बढ़ते हैं और वन वर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने आपको लिख के दिखाया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चनों में हमने आपको करके दिखाया था। हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट, ये हमारी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद पूछ रहा है राइट द अरेनियस इक्वेशन, अभी हमने लिखी थी रेट कांस्टेंट a e टू द पावर माइनस a बाई RT होती है। वेरी गुड। उसके बाद बोल रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टी हाफ लाइफ किसके प्रोपोर्शनल होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस। ये वाला केस बेटा इंटीग्रेशन वाला केस था, जब भी हम क्या निकालते हैं? टी हाफ लाइफ निकालने जाते हैं। अब ये हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि बेटा ये डायरेक्टली कंसंट्रेशन से क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि टी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? R/2। ये वाली चीज याद रख के चलना। वैसे हमने इसको करके दिखाया, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आप इसको जैसे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक हल्का सा डेमो दे देते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ होता नहीं है, ये हमारा R, K और ये D। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? What is the effect of increasing pressure on the rate of reaction of
रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन। प्रेशर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स फास्टर, इट्स कंप्लीट इट्स टास्क फास्टर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगला कह रहा है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट लिखना है। वो कितना होता है, सेकंड इनवर्स, जस्ट अभी देखा थोड़ी देर पहले। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, वो हमने आपको करके दिखा दिए हैं। किस चैप्टर से बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से। अब हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख लिया क्या, आधा ही था? अरे अरिविहान आपको हाफ ईयरली की आधी तैयारी थोड़ी कराएगा, हम कराएंगे आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी, जो कि मिलेगी आपको अरिविहान एप्लीकेशन पर। वहां पर नोट्स, टाइम टेबल, प्रैक्टिस टेस्ट तो मिलेगा ही, मैथ्स की फॉर्मूला शीट, केमिकल के रिएक्शन बुकलेट और बायोलॉजी के लिए माइंड मैपिंग टेक्निक का यूज करके हमने बनाया है हाफ ईयरली का बेस्ट कोर्स, जो आपको मिलेगा 100% फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अरिविहान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हाफ ईयरली की तैयारी में लग जाइए।